ख्वाहिश नाश्ता करके रिद्धि जी को उनकी सारी दवाइयाँ देकर और उनको खुद का बहुत सारा ख्याल रखने के लिए बोलकर कॉलेज के लिए निकल गई थी। इधर ऋषिकेश एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट आकर लैंड होता है। उसमें से एक राजाओं वाली शख्सियत का शख्स बाहर निकलता है। उस शख्स के निकलते ही उसको बॉडीगार्ड पूरी तरह से घेर लेते हैं और पीछे से शिव उसका पर्सनल असिस्टेंट बाहर आता है। शिव मल्होत्रा जो पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ उसका बहुत अच्छा दोस्त था, या ये कहें कि इकलौता ऐसा शख्स जो उसके सबसे ज़्यादा करीब था। शिव आगे आकर कहता है, महल चलना है या गाड़ी होटल ले चलें। उस शख्स ने कुछ सोचते हुए कहा, गाड़ी पहले होटल की तरफ ले लो, मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, उसको अटेंड करके महल जाएंगे। शिव ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। मीटिंग खत्म करके वैभव ठकराल यानी हमारी कहानी का हीरो महल जाता है। सबसे पहले अपना दादा दादी और फिर माँ से मिलता है। तभी रिद्धि जी डांटते हुए ख्वाहिश से कहती हैं, चीकू हमने आपको कितनी बार कहा है कि आप ये उछल कूद करते हुए क्यों चलती हो। एक तो आपसे आपका लहंगा नहीं संभलता, ऊपर से आप इतना उछल कूद करते हुए तेज तेज चलती हैं, किसी दिन गिर जाएंगी। ख्वाहिश भी हंसकर हाँ कहती है और अपनी मोबाइल की टॉर्च लेकर रूम से बाहर जाते हुए कहती है, माँ हम देख कर आते हैं कि जनरेटर क्यों चालू नहीं हो रहा, तब तक आप बात कीजिए। रिद्धि जी ने भी हाँ कह दिया और वैभव से बात करने लग जाती हैं। तभी वैभव एरोगेंट आवाज़ में कहता है, जो खुद अच्छे से नहीं चल पाती वह आपका ध्यान कैसे रख रही है, और आप कह रहे हो कि इसकी वजह से आप व्हील चेयर से खड़े हो पाई हो। रिद्धि जी हंसते हुए कहती हैं, हाँ चुलबुली है थोड़ी, लेकिन बस हमारे सामने ही ऐसे रहती है, वरना सबके सामने एकदम चुपचाप रहती है। इनकी शैतानियाँ तो बस मैंने पापा जी ने और मम्मी जी ने ही देखी हैं, बाकी तो जैसे किसी के सामने यह मुस्कुराती भी नहीं है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी ख्वाहिश अपने हाथ में बड़ा सा टॉर्च ले रिद्धि जी के कमरे में घुसते हुए कहती है, वो माँ जनरेटर का तेल खत्म हो गया है और हैवी रेनफॉल के जलते बिजली को काट दिया है। ख्वाहिश के पीछे दो नौकर थे जिनके हाथ में रिद्धि जी के कमरे के लिए टॉर्च और पानी और रिद्धि जी के लिए अदरक वाली चाय थी। रिद्धि जी चिंता जताते हुए कहती हैं, चीकू बेटा आप मोमबत्ती वाले लालटेन नहीं लेंगे, आप अपने हाथ में मोबाइल रखिए वरना टॉर्च रखिए, क्योंकि आपसे लहंगा तो संभलता ही नहीं, कहीं चोट न लग जाए। ख्वाहिश हंसते हुए कहती है, एक तो आपने चीकू बोल बोल कर हमें बच्चा बना दिया, ऊपर से सबके सामने भी हमें बच्चों जैसी नसीहत दे रही हैं। हम मोमबत्ती वाले लालटेन अपने पास नहीं रखेंगे, आप चिंता ना करें। ख्वाहिश रिद्धि जी को चाय देते हुए कहती है, लीजिए माँ, और आप सर क्या लेंगे। वैभव जो ख्वाहिश का चेहरा नहीं देख पा रहा था हल्की रोशनी की वजह से, लेकिन ख्वाहिश की पायल का शोर उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था, इसलिए उसने खड़े होते हुए रिद्धि जी से कहा, माँ मुझे मेरी ब्लैक कॉफ़ी कमरे में ही ला दें, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ख्वाहिश रिद्धि जी के पास बैठने ही वाली होती है कि अचानक पास पड़ी कुर्सी से उसका लहंगा अटक जाता है और वह गिरने वाली होती है कि वैभव उसको बचा लेता है। ख्वाहिश खुद को ठीक करते हुए कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए सर, वह आज दुपट्टा भारी है, हम लाइट सही होते ही चेंज करके आ जाएंगे। वैभव ख्वाहिश से सख्त लहजे में कहता है, मेरी कॉफ़ी मेरे कमरे में पहुंचा दो। रिद्धि जी ख्वाहिश को कहती हैं, चीकू बेटा जाइए वैभव की कॉफ़ी उनके कमरे में रखवा दीजिए। ख्वाहिश हाँ में सर हिलाकर वैसे ही एक हाथ से अपना लहंगा संभाले और एक हाथ से टॉर्च पकड़े रूम से बाहर निकल जाती है और पीछे पीछे वैभव भी अपने कमरे के लिए निकल जाता है। ख्वाहिश अपनी ही धुन में किचन की तरफ जा रही होती है। उसको यह नहीं पता होता कि किचन के पास वाली सीढ़ी ही वैभव के फ्लोर की तरफ जाती है, जहाँ किसी को भी आने जाने की पाबंदी है। तभी ऊपर से प्रीति चिल्लाती है, चीकू जब लाइट आ जाएगी तो रात में कमरे में बैठकर सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, वरना कल बहुत मार पड़ेगी। ख्वाहिश वैसे ही अपना लहंगा संभाले हुए कहती है, पहले आपके भाई साहब को कॉफ़ी तो दे दें। जनाब को कॉफ़ी चाहिए, यूँ नहीं कि चाय लेकर आ रहे हैं तो चाय ही पी लें। नहीं, बड़े ही रोब में बोलेंगे, हमें हमारी ब्लैक कॉफ़ी हमारे कमरे में चाहिए। इससे अच्छा तो यह होता ना कि हम उनको मैसेज ही नहीं करते और ना जनाब यहाँ आते, लेकिन अभी तक ईद के चांद के दर्शन तो हमने किए ही नहीं। एक तो यह लाइट चली गई, वरना अब तक तो देख लेते
कितना अकड़ू है जो 5 साल से अपनी ही माँ से दूर है। वह तो हमने माँ के लिए इनको यहाँ बुलाया, वरना हम कभी ना बुलाते। प्रीति हमारे लिए सिंपल सा लहंगा या साड़ी निकाल दें, हम उनको कॉफ़ी देकर लहंगा चेंज करेंगे। पता नहीं आज महादेव क्या चाहते हैं, हम बार बार उन पर ही जाकर गिर रहे हैं। तभी प्रीति हैरानी से कहती है, आपने भाई साहब को मैसेज किया? आप में इतनी हिम्मत आई कैसे? आपको पता है घर का कोई इंसान उनको मैसेज तो दूर की बात, कॉल करने की भी हिम्मत नहीं करता, और आपने उनको मैसेज किया? ऐसा क्या लिखा था मैसेज में जो वह चुपचाप चले आए? ख्वाहिश मुंह बनाकर कहती है, पहले आपके भाई साहब को कॉफ़ी तो दे आएं, फिर बात करेंगे, ठीक है? क्या क्या हमने उनको बोला है? प्रीति कहती है, उनके फ्लोर पर जाना किसी को अलाउड नहीं है। आप उनके पर्सनल असिस्टेंट को उनकी कॉफ़ी पकड़ा देना, वो वहाँ हॉल में ही बैठे होंगे। तभी ख्वाहिश कहती है, अकड़ू कहीं के। ख्वाहिश इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वैभव उसकी बातें सुन रहा था, और साथ ही उसको यह भी पता चल चुका था कि वो मैसेज ख्वाहिश ने किया था। ख्वाहिश इन सबसे अनजान उनके लिए कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी बनाकर 2 कप उसने हॉल में आकर शिव को देते हुए कहा, लीजिए सर, एक आपकी और एक आपके सर की। हर जगह रोशनी कम होने के कारण कोई किसी का चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन शिव ने यह नोटिस किया कि लंबे खुले बाल वाली ये लड़की बेहद खूबसूरत है। शिव इससे पहले कॉफ़ी के कप लेता उसका मोबाइल बीप करता है, जिससे उसका ध्यान अपने मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोबाइल पर वैभव का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तुम कुछ बहाना करके बाहर चले जाओ और कॉफ़ी उसको ही मेरे फ्लोर पर लाने दो। वैभव के इस मैसेज से शिव की तो आंखें ही बाहर आने को थी, लेकिन शिव ने खुद को संभालते हुए ख्वाहिश से कहा कि आप कॉफ़ी वैभव सर को देकर आएँ, वो हमें कुछ काम है, कुछ फाइल्स लेकर आनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ख्वाहिश के तो ये सुनकर हाथ पांव कांपने लगे। ख्वाहिश हिम्मत करके कहती है, नहीं, वो उनके फ्लोर पर जाना मना है। हम गए तो वह आप पर भी गुस्सा करेंगे और हमें तो जैसे जान से मार देंगे। ख्वाहिश के कहने पर शिव को हंसी आ जाती है। वह कहता है, नहीं, मैं सर से बात कर लूँगा, आप जाकर उनको कॉफ़ी देकर आ जाएं। अगर सर को कॉफ़ी टाइम पर नहीं मिली तो शायद उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाएगा। ख्वाहिश महादेव का नाम लेकर अपने कदम सबसे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ा देती है। लिफ्ट बंद होने के कारण ख्वाहिश को 5 के 5 फ्लोर सीढ़ियों से जाना पड़ा, और जैसे ही ख्वाहिश वैभव के फ्लोर पर पहुंचती है, वो देखती है उसके पूरे फ्लोर पे लालटेन की वजह से उजाला हो रखा था। रोशनी देखकर ख्वाहिश कहती है, शुक्र है यहाँ रोशनी है, वरना हम तो उनकी आवाज़ सुनकर ही बेहोश हो जाते। कितने अकड़ू लगते हैं, और आवाज़ से तो जल्लाद से कम नहीं। तभी ख्वाहिश वैभव के आलीशान कमरे का गेट नॉक करती है। अंदर से एक रौबदार आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। ख्वाहिश वैसे ही डरते डरते अंदर जाती है और कहती है, सर, वो आपकी कॉफ़ी नीचे सर ने कहा था कि उनको कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए उन्होंने हमें भेज दिया। वैभव के कमरे में एक ही लालटेन जल रहा था, इस वजह से वह रोशनी ना के बराबर थी। ख्वाहिश अपनी नज़रें झुकाए ये सब बोले जा रही थी। उस हल्की रोशनी में ख्वाहिश का चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वैभव ने यह महसूस किया कि वह खूबसूरत तो बहुत है। वैभव ने उसी रोब के साथ कहा, वहाँ रख दो टेबल पर। ख्वाहिश अपने धीरे धीरे कदमों के साथ टेबल की तरफ चली जाती है, लेकिन उसके पायल की आवाज़ वैभव के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही ख्वाहिश टेबल पर कॉफ़ी रखकर पीछे घूमती है, तो कारपेट में पैर अटकने के कारण लहंगे की वजह से फिर से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस बार फिर वैभव उसको कमर से पकड़कर बचा लेता है और ख्वाहिश चैन की सांस लेती है। तभी वैभव उसको दीवार से सटाकर एकदम करीब आकर गुस्से से कहता है, बहुत शौक है ना लोगों की ज़िंदगी में अपने पैर घुसाने का। याद रखना जो मैसेज तुमने मुझे भेजकर नसीहत दी थी, अब तुम्हें उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। ख्वाहिश वैभव की बात सुनकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और डरी हुई आवाज़ में कहती है, सर, हमने तो बस माँ के लिए आपको बुलाया था, वह आपको बहुत मिस करती हैं। हमने देखा है उनको रात में आपको याद करते हुए, बाकी हमने कोई नसीहत नहीं दी थी। हम सच में चाहते थे कि आप माँ के पास आ जाएं। अगर आपको बुरा लगा तो हमें माफ़ कर दीजिए। वैभव ख्वाहिश के और करीब आते हुए कहता है,
माफ कर देना जैसी चीजें वैभव ठकराल को सूट नहीं करती। तुम हर दिन अफसोस मनाओगी कि तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया। वैभव की पकड़ ख्वाहिश पर इतनी टाइट है कि अब उसको दर्द होने लगा था और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए थे। हल्की रोशनी में वैभव ख्वाहिश का चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि ख्वाहिश रो रही है। उसने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। जैसे ही ख्वाहिश वैभव की पकड़ से आज़ाद हुई, वो तुरंत दौड़कर वैभव के कमरे से बाहर निकल गई और सीधा अपने कमरे में जाकर गेट बंद करके गेट के सहारे बैठकर रोने लगी। मानो ख्वाहिश को तो ताने सुनने की या ये कहें कि मार खाने की आदत थी, लेकिन आज 3 महीने बाद पहली बार किसी ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। लेकिन रिद्धि जी के लिए उसने तुरंत खुद को संभाला और लहंगा चेंज करके हाथ में टॉर्च लेकर रिद्धि जी के कमरे में चली गई। ख्वाहिश ने रिद्धि जी के पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया। रिद्धि जी ये बात नोटिस कर पा रही थी कि आज ख्वाहिश चुप चुप सी है। रिद्धि जी ने ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ हमारी चीकू को, आज इतनी शांत क्यों हैं आप। ख्वाहिश ने जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर सजाए हुए कहा, कुछ नहीं माँ, वो तो बस यूं ही, हम तो बस यही कुछ सोच रहे थे। तभी रिद्धि जी कहती हैं, हमने सुना है कल आपका टेस्ट है, आप जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लीजिए ताकि आप पढ़ भी सकें। ख्वाहिश बस अपना सर हाँ में हिला देती है और उनके पैरों की मालिश करने लग जाती है। बाहर खड़ा वैभव अपनी माँ और ख्वाहिश की सारी बातें सुन रहा था। वैभव अपनी माँ के दस्तखत जरूरी कागजात पर करवाने आया था। तभी उसने देखा ख्वाहिश रिद्धि जी के पैरों की मालिश कर रही है। ख्वाहिश रिद्धि जी के पैरों की मालिश कर उनके लिए खाना लेने बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही वैभव कमरे में आता है। रिद्धि जी वैभव की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए। तभी वैभव को रमेश जी ठकराल से हुई बातें याद आती हैं। फ्लैशबैक। जैसे ही वैभव इंडिया आता है और ठकराल महल आता है, घर में नौकरों से लेकर गार्ड्स तक में अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ एक ही बात होती है कि राजा साहब आ गए हैं। तभी एक सर्वेंट भागकर रिद्धि जी को बताती है कि राजा साहब आ गए। रिद्धि जी अपने बेटे के आने की खबर सुनकर रोने ही लग जाती हैं। उन्होंने 5 साल से अपने एक लौते बेटे को देखा तक नहीं था, इसलिए अब उनसे रहा नहीं जा रहा था और उन्होंने उठने की कोशिश की। जैसे ही गेट तक आई, वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि वैभव ने उनको संभाल लिया। वैभव उनको अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुश था कि उसकी माँ फिर से व्हील चेयर के बिना भी चल पा रही थी। लेकिन आज ऋषिकेश की हवाएं कुछ अलग थी। तभी तो बिन मौसम बरसात शुरू हो गई। जैसे ही ख्वाहिश महल आती है, वह सीधा रिद्धि जी के पास चली जाती है। तभी कमरे में एक रौबदार आवाज आती है, आ गए बरखुरदार, आ गई आपको याद ठकराल महल की। वैभव तुरंत उठकर रमेश जी के गले लग जाता है और कहता है, काम था दादा साहब, वरना हम कभी ऐसा नहीं करते। रमेश जी वैभव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हम नहीं जानते कौन सा काम था। वैभव कुछ नहीं कहता। तभी रमेश जी उसको अपने साथ उनके स्टडी रूम में चलने के लिए कहते हैं। वैभव रिद्धि जी को कुछ टाइम बाद आने का बोलकर उनके पास चले जाते हैं। हॉल में प्रीति, श्रुति, दिव्या जी और सुधा जी उसका इंतजार कर रही होती हैं। वैभव बारी बारी सबसे मिलता है और दादा दादी के साथ उनके स्टडी रूम में चला जाता है। रमेश जी गंभीर होकर वैभव से कहते हैं, अब राजगद्दी ले लेनी चाहिए आपको, वरना रिद्धि माँ पर खतरा अभी भी है। अभी तो ख्वाहिश की वजह से वह जिंदा हैं, क्योंकि ख्वाहिश साय की तरह उनके साथ रहती है, उनके साथ सोती है, यहाँ तक कि साथ ही खाना खाती है। वैभव नासमझी में रमेश जी को देखते हुए कहता है, कौन, जिनको माँ चीकू बुलाती हैं। सुधा जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती हैं, उनको पता है कि रिद्धि की जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने उनकी केयरटेकर की जॉब के लिए हाँ की थी। ख्वाहिश हर पर रिद्धि के पास रहती है। आपका हमसे दूर रहना रिद्धि के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन कब तक। अभी तो ख्वाहिश उनके लिए खाने से लेकर चाय, मेडिसिन सब खुद बनाती है। 2 दिन में एक बार जब बच्ची कॉलेज जाती है, तो पूरे दिन तुम्हारी दादी रिद्धि के पास रहती हैं। वैभव कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यह है कि हम माँ को अपने साथ ले जाएं। सुधा जी कहती हैं, उससे पहले तुम्हें शादी करनी होगी ताकि आप राजगद्दी संभालने लगो।
रमेश जी कहते हैं अगर कोई लड़की पसंद हो जिस पर तुम्हें विश्वास हो कि वह रिद्धि का ख्याल अच्छे से रखे, उससे शादी कर लो। और ये पेपर है जिन पर ठकराल खानदान की सारी जायदाद है, आपने और रिद्धि के साइन करवा लो ताकि आगे चलकर कोई हंगामा ना हो। फ्लैशबैक एंड। वैभव वही पेपर रिद्धि जी से साइन करवाने के लिए लेकर आया था। ख्वाहिश जिसे पता नहीं था कि वैभव रिद्धि जी के पास है, वह बाहर से ही बोलते हुए आ रही थी, माँ खाने का टाइम हो गया है, इसलिए आप हमें अपने साथ ही खिलाएं। जैसे ही ख्वाहिश खाने की ट्रॉली लेकर अंदर घुसती है, वैभव पीछे घूमता है और तुरंत लाइट आ जाती है। लाइट आते ही ख्वाहिश की नज़रें वैभव के चेहरे पर टिक सी जाती हैं, लेकिन तभी उसको कुछ देर पहले हुए वैभव के बर्ताव की याद आ जाती है। वैभव तो जैसे ही ख्वाहिश की उन ग्रे आंखों में ही खो गया था जिसमें दुनिया भर का दुख और खालीपन पसरा हुआ था। दोनों का ध्यान तब टूटता है जब रिद्धि जी कहती हैं, चीकू बेटा आओ हम खिला देंगे आपको। ख्वाहिश वैभव को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। वैभव यह बात जानता था कि ख्वाहिश ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए उसने बैठे बैठे कहा, माँ हमारा खाना भी हमारे कमरे में भिजवा दीजिए। लेकिन वैभव अभी कमरे से बाहर नहीं गया था। रिद्धि जी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। वैभव ये बात नोटिस करता है कि रिद्धि जी के खाने से पहले ख्वाहिश सारा खाना खुद चेक कर रही थी। तभी रिद्धि जी भोलेपन से कहती हैं, आप खुद ये खाना बनाती हैं और फिर भी बार बार चेक करती हैं, कहीं नमक कमियां ज़्यादा तो नहीं। ख्वाहिश उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ख्वाहिश रिद्धि जी के आगे खाने की प्लेट कर देती है और उनके पास बैठकर उनको खाने के लिए कहती है, पर रिद्धि जी पहला निवाला उठाकर वैभव की तरफ बढ़ा देती हैं। वैभव भी बिना किसी नानुकुर के निवाला खा लेता है। रिद्धि जी के खाने के बाद ख्वाहिश उनको सारी दवाइयाँ देती है। रिद्धि जी ख्वाहिश को अपने पास बुलाकर कहती हैं, बेटा इनको इनका खाना अच्छे से खिला दीजिए, यह बहुत गुस्सा करते हैं। रिद्धि जी के कहने पर ना चाहते हुए भी ख्वाहिश को हाँ करना पड़ा। ख्वाहिश बिना वैभव की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल जाती है। वैभव ख्वाहिश के पीछे जाते हुए एक रौबदार आवाज़ में कहता है, जो खाना अभी माँ ने खाया वही खाना मैं लूँगा। मेरे फ्लोर पर मेरा खाना लेकर आओ आप। इससे पहले ख्वाहिश कुछ बोलती, वहाँ पर सुधा जी आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ चीकू आप जाएं और राजा साहब को खाना परोस दीजिए। ख्वाहिश अब सुधा जी की बातों को नहीं टाल सकती थी, इस वजह से उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गई। ख्वाहिश चलते चलते मन ही मन में बड़बड़ा रही थी, अकड़ू खड़ूस और जल्लाद कहीं के जब देखो हुक्म देते रहेंगे, माना यही राजा साहब हैं। लेकिन इतना गुरूर भी किस काम का, जरा सी सच्ची बात क्या बोली। इनको तो लगा हम इन्हें नसीहत दे रहे थे। ऐसे लोगों को तो नसीहत ही मिलनी चाहिए, आए बड़े राजा साहब। ख्वाहिश मुंह बना देती है। ख्वाहिश किचन में आकर वैभव के लिए खाना ट्रॉली में रख रही होती है कि पीछे से दिव्या जी की आवाज़ आती है, क्या कर रही हो? ख्वाहिश जरा एक कप चाय बना दीजिए। ख्वाहिश बड़ी ही विनम्रता से उत्तर देती है, हमें माफ़ कर दीजिए आंटी, लेकिन माँ और दादी शाह ने राजा साहब को खाना परोसने के लिए कहा है, और अगर हमने ज़रा सी भी देर की तो राजा साहब का गुस्सा सीधा हम पर फूटेगा। हम सोनाली को कहकर आपके लिए एक कप चाय बनवा देंगे। दिव्या जी पहले तो ख्वाहिश को घूर कर देखती हैं, लेकिन फिर शांत होकर हाँ में सिर हिला देती हैं। ख्वाहिश खाना लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से दादाजी की आवाज़ आती है, जो कह रहे थे कि अब लाइट आ चुकी है, आप लिफ्ट से ऊपर चली जाएं। ख्वाहिश बेटा। ख्वाहिश हाँ में अपना सिर हिलाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही ख्वाहिश लिफ्ट से 5th फ्लोर पर पहुंचती है, जहां अब पूरी रोशनी के चलते उसको फ्लोर अच्छे से दिखाई दे रहा था। उस फ्लोर पर चारों तरफ कुछ पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। ख्वाहिश यह चीज़ नोटिस करती है कि उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ 4 ही कमरे हैं, जिसमें से एक वैभव का है, दूसरा वैभव का ऑफिस है और तीसरा कमरा उसका स्टडी रूम है। लेकिन चौथे कमरे में क्या है? ख्वाहिश पहले से ही उस जल्लाद के कमरे में नहीं जाना चाह रही थी, और तभी उसको अपने दिल की इच्छा पूरी होते हुए दिखी जब उसने शिव को आते हुए देखा, जो वैभव की कुछ फाइल्स लेकर उसके रूम से बाहर आ ही रहा था। ख्वाहिश ने तुरंत शिव को प्रणाम किया और उसको यह खाना वैभव के कमरे में ले जाने के लिए कहा, तो शिव उसको अपने हाथों में फाइल्स दिखाता है तो ख्वाहिश मायूस हो जाती है। वो इस बात से अनजान थी कि वैभव खिड़की में खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। ख्वाहिश का मासूम चेहरा देख शिव उसको एकटक देखते हुए सोचता है,
मैंने कभी इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की नहीं देखी। तुम सच में जिसकी किस्मत में होगी उसकी किस्मत भगवान ने मोर पंख से लिखी होगी। वैभव जो लोगों के हाव भाव से पता कर लेता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। यहाँ तो शिव था जो उसके साथ ना जाने कितने सालों से है। शिव के मन की बात जानकर वैभव उसको घूर कर देखता है। शिव ख्वाहिश से इजाजत लेकर चला जाता है। ख्वाहिश ऊपर देखकर महादेव जी से कहती है, हे महादेव आज बचा लेना। आप तो जानते हो ना वो खड़ूस राजा साहब हमसे गुस्सा हैं, लेकिन हमने सब माँ के लिए किया था। अब माँ के लिए ही सही हमें बचा लेना। आपको तो पता है ना दादाजी ने हमें उनकी सेफ्टी के लिए रखा है, और हम तो वैसे भी खुद की ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं करते। तो आप माँ के लिए ही हमें बचा लीजिए। एक बार माँ की जान के दुश्मन के बारे में पता चल जाए, उसके बाद चाहे तो राजा साहब से गोली मरवा दीजिएगा। ख्वाहिश ऐसे ही डरते डरते वैभव के कमरे के बेड के पास आकर दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से वैभव की एक रौबदार आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। ख्वाहिश वैसे ही नजरें झुकाए अंदर जाती है और खाने की प्लेट कॉफ़ी टेबल पर लगा देती है। खाना लगाकर जैसे ही ख्वाहिश जाने लगती है, वैसे ही वैभव तेज़ आवाज़ में बोलता है, शायद माँ की बात सुनी नहीं आपने। माँ ने हमें खाना खिलाने के बाद आपको नीचे जाने के लिए बोला था, और आप तो अभी जा रही हैं, जबकि हमने खाना शुरू भी नहीं किया है। ख्वाहिश बिना कुछ कहे बस नजरें झुकाए उसकी टेबल के पास नीचे बैठ जाती है और अपनी बुक उठाकर पढ़ने लग जाती है, जो वह हमेशा साथ रखती ताकि वक्त मिलते ही पढ़ सके। वैभव उसकी बुक के ऊपर साइकोलॉजी देखता है तो सोचता है, इतनी इमोशनल लड़की जो बिना किसी झिझक के माँ के खाने को खुद चख लेती है, यह जानते हुए भी कि उनकी जान को खतरा है अगर खाने में कुछ हुआ, वह तो कैसे साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो सकती है। इधर वैभव ख्वाहिश को ध्यान से देख रहा था। वह इसका मासूम सा चेहरा जो बल्ब की रोशनी से चमक रहा था, कानों में पहने उसके झुमके और बालों को कानों के पीछे डालते वक्त खनकती उसकी चूड़ियाँ और उसकी झुकी हुई नज़रें। जैसे ही वैभव ने खाना ख़त्म किया, उसने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए कहा, कुछ मीठा नहीं है। ख्वाहिश ने भी उसी मासूमियत से कहा, वह आपने कहा था ना कि जो माँ खा रही हैं वही आपको खाना है, और माँ को हम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मीठा देते हैं, वो भी हम खुद बनाते हैं जो उनके लिए हेल्दी भी हो। लेकिन आप रुकिए, हम आपके लिए नीचे से लेकर आते हैं। तभी वैभव कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तुरंत ख्वाहिश को याद आता है और वह अपने दुपट्टे के पल्लू से कुछ निकाल कर वैभव के आगे कर देती है। वैभव ख्वाहिश की इस हरकत पर हल्के से मुस्कुरा देता है। वैभव ये बात नोटिस कर रहा था कि ख्वाहिश ने अभी भी अपनी पलकें नहीं उठाई थी। ख्वाहिश ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, राजा साहब मेरा मतलब है सर, वह अभी बस मीठे के नाम पर हमारे पास यही है। ख्वाहिश की मासूमियत देख वैभव के चेहरे पर कितने साल बाद ही सही एक सुकून भरी मुस्कान नजर आ रही थी। वैभव ये बात खुद भी नहीं जानता था कि ख्वाहिश की मासूमियत, उसका सरल स्वभाव और उसकी प्राकृतिक सुंदरता उसको ख्वाहिश की तरफ खींची ले जा रही थी। वैभव ने भी उसके हाथ से चॉकलेट ले ली। वैभव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम अभी भी चॉकलेट खाती हो? ख्वाहिश वैसे ही नजरें झुकाए हुए कहती है, चॉकलेट खाने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है राजा साहब, वो तो किसी भी उम्र में खा सकते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से चॉकलेट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कम करती है। हम तो माँ को भी हफ्ते में एक बार 2 पीस डार्क चॉकलेट के ज़रूर देते हैं। जैसे ही ख्वाहिश ने नोटिस किया कि वैभव ने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, उसने तुरंत उठकर उसकी झूठी प्लेट और बर्तन ट्रॉली में डाले और उसी के अंदर खुद की बुक रख कर जाते हुए नीचे नजरें किए कहती है, राजा साहब हम चलते हैं, हमें माँ के पैरों पर मालिश भी करनी है। और बिना वैभव की बात सुने ख्वाहिश लिफ्ट की ओर चल देती है। ख्वाहिश बाहर आते ही गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, इनके पास रहो तो ऐसा लगता है कि इन सांसों पर भी उनका हक है। महादेव जी ही जाने इनके आसपास लोग कैसे रहते होंगे, खड़ूस कहीं के। और अपना मुंह बना देती है। ख्वाहिश चली जाती है और वैभव उसको खिड़की से तब तक देखता है
जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। इधर नीचे ख्वाहिश सीधा रिद्धि जी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कोई ध्यान रखे या ना रखे, प्रीति, श्रुति और रिद्धि जी हमेशा यह ख्याल रखती कि ख्वाहिश ने खाना खाया है या नहीं। जैसे ही ख्वाहिश रिद्धि जी के कमरे में उनकी मालिश करने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी, रिद्धि जी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसको डांटते हुए स्वर में कहती हैं, खबरदार, अब जो बिना खाना खाए कोई काम किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी ख्वाहिश को याद आता है कि उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। फिर रिद्धि जी उसको अपने पास बैठाती हैं और खाना खिलाती है, क्योंकि श्रुति और प्रीति की आंख बस उसी को घूर रही थी। फिर ख्वाहिश ने झुंझलाकर कहा, हम भूल गए थे, अब ऐसे घूरना तो बंद करें। तभी प्रीति कमर पर हाथ रखकर खड़ी होते हुए कहती है, देखा बड़ी माँ, आपने कितना झूठ बोल रही है। ऐसे कोई खाने को भूलता है क्या? हमें तो डिनर के टाइम से पहले ही भूख लग जाती है और इन्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। ख्वाहिश अब कुछ नहीं कहती, बस अपनी नज़रें झुका लेती है। ख्वाहिश ने खाना खाकर रिद्धि जी के पैरों में मालिश के साथ ही चारों जन बैठे बात कर रहे थे। मालिश करने के बाद ख्वाहिश ने रिद्धि जी को दूध दिया और उनको अच्छे से सुलाकर खुद कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। अपनी किताबें और अपनी वह इकलौती कीमती अमानत लेकर वो वापस रिद्धि जी के कमरे में आ जाती है। वापस आकर पहले रिद्धि जी को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर खिड़की के पास बने छोटे से लेकिन एक इंसान सो सके इतने बड़े टेबल पर आकर बैठ जाती है और पहले अपने नोट्स बनाती है। नोट्स बनाकर ख्वाहिश खिड़की से झलक रहे चांद को एकटक देखने लग जाती है। चांद को देखते देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। उन धुंधली आंखों से ख्वाहिश अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है, हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी होगी, लेकिन हम वादा करते हैं कि माँ, हम आपको तो बचा नहीं पाए लेकिन रिद्धि माँ को कुछ नहीं होने देंगे। आपके जाने के बाद उनके अंदर ही हमारी जान बसती है। इतना अच्छे से ख्याल रखती हैं, जीने की इच्छा तो आपके जाने के बाद हमने छोड़ ही दी, लेकिन रिद्धि माँ कभी नहीं भूलती हमें खाना खिलाना। प्रीति और श्रुति तो शुरू से हमारा ख्याल रखती आ रही हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बदौलत हम जिंदा बच जाएंगे। कहाँ हम जिंदगी को ख़त्म करने चले थे, लेकिन रिद्धि माँ से इतना कनेक्शन हो गया कि अब हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। बहुत मिस करते हैं हम आपको। काश आप हमें भी अपने साथ ले जाती तो आपकी बेटी इतनी रो नहीं रही होती। नाम तो आपने हमारा ख्वाहिश रखा है, लेकिन हम किसी की ख्वाहिश कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उससे पहले ही गंदा खून, नाजायज़, ना जाने क्या क्या दाग हम पर लग जाएंगे। तो हमने अपनी ज़िंदगी में किसी भी ख्वाहिश बनने का सपना तो छोड़ ही दिया है। यहाँ तक कि हमने अपनी ज़िंदगी जीना भी छोड़ दिया है। काश आप यहाँ होती माँ, तो शायद समझ पाती कि आपकी ख्वाहिश, आपका छोटा सा चीकू आपके बिना तिल तिल कर मर रही है। ख्वाहिश रोते रोते अपनी डायरी में सब कुछ लिख देती है जो वह महसूस करती थी और जो दुख वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। दिन भर हंसती मुस्कुराती खेलती कूदती ख्वाहिश के पीछे का सच यह था, जो हर रात चांद को देखते हुए अपने आंसू बहाती थी। लिखकर और थोड़ी देर पढ़ने के बाद ख्वाहिश सो जाती है और उसकी गहरी नींद में सोने के बाद कोई रिद्धि जी के कमरे में आता है, जो शायद काफ़ी देर से रूम की खिड़की से उसे देख रहा था। उसने अंदर आकर पहले रिद्धि जी को देखा जो सुकून से सो रही थी। फिर वह शख्स ख्वाहिश की तरफ घूम गया। उसने सोती हुई ख्वाहिश को गौर से देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी आंसू के निशान थे और ख्वाहिश के तकिए के नीचे वह डायरी थी जिसके अंदर कुछ देर पहले वह कुछ लिख रही थी। उस शख्स ने तुरंत हाथ बढ़ाकर डायरी को लिया और ख्वाहिश को ब्लैंकेट उड़ाकर कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वह शख्स रिद्धि जी के कमरे से बाहर आया कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दादाजी खड़े थे। उनको देखते ही वैभव ने कहा, दादा साहब डरा क्यों रहे हैं, सीधे सीधे भी तो आ सकते थे। रमेश जी ने वैभव का कंधा थपथपाते हुए कहा, बरखुरदार, आप चोरी कब से करने लग गए? वैभव ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहा, हमने कब चोरी की, हम तो बस माँ को देखने आए थे। तभी रमेश जी ने हंसते हुए कहा, लेकिन किसी की कीमती चीज़ अपने साथ लेकर जा रहे हो सके तो पढ़कर वापस लौटा देना, क्योंकि वह इकलौती ऐसी चीज़ है उस बच्ची के पास
जिससे वह रात को ही सही खुलकर बात तो करती है, वरना तो दिन भर ऐसे मुस्कुराती और उछलती फिरती है जैसे इनकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर गौर से उनकी ग्रे आंखें देखो तो दुनिया भर का खालीपन और दुख है, जिसे अपनी मुस्कुराहट और रिद्धि बहू की सेवा में खुद को मगन रखे छुपाए फिरती है। लेकिन रात को जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता तो ना जाने क्यों बैठ कर रोएंगी और रोते रोते ही सो जाएगी। वैभव, जो अपने दादाजी की बात समझ गया था, उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपने फ्लोर की तरफ चल दिया। पीछे से रमेश जी ने मन में कहा, हम खुद उस बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देख सकते जो बिना किसी स्वार्थ के रिद्धि के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। हम चाहते हैं कि आप समझो वैभव की रिद्धि और तुम्हें ख्वाहिश की ज़रूरत है, क्योंकि ख्वाहिश वह प्रसाद है जो हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ होता है ऐसा तो कोई दुनिया में नहीं होता। ख्वाहिश भी वैसी ही है, सब कुछ है लेकिन नाजायज़ और गंदा खून जैसी चीज़ें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। यह सब सोचते हुए रमेश जी 3 महीने पहले की यादों में चले जाते हैं। फ्लैशबैक 3 महीने पहले। यह सोमवार का दिन था जब रिद्धि जी पूजा घर में पूजा करके डाइनिंग एरिया में अपनी एक केयर टेकर के साथ बैठ जाती हैं। उनकी केयर टेकर ने उनको चाय और पराठा दिया। तभी पीछे से प्रीति भागते हुए आती है और कहती है, जल्दी जल्दी एक पराठा रोल करके दे दीजिए, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। तो रिद्धि जी ने अपना हाथ में रखा पराठा प्रीति की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उसने प्रीति के हाथों में पराठा दिया, उस केयर टेकर की सांसें ही अटक गई। जैसे उसने तुरंत प्रीति के पैरों में पानी गिराने का नाटक किया। प्रीति, जो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा पराठा गलती से गिरा दिया। उस केयर टेकर ने तुरंत वह पराठा उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। शुरू में तो किसी ने भी यह बात नोटिस नहीं की, लेकिन जब रमेश जी और सुधा जी गार्डन में टहलने के लिए निकले, तब देखा वहां पर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है और उस कुत्ते के आगे वही आधा पराठा रखा था जो आज रिद्धि जी या प्रीति में से कोई भी खा सकती थी। दोस्तों, क्या वैभव ख्वाहिश की भावनाओं को समझ पाएगा और अपनी माँ के दुश्मनों का पता लगा पाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब